हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस पे प्रोसीड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? क्लास 9th का पहला चैप्टर याद करो, नंबर सिस्टम। वहां पर जहां पे हमने छोड़ा था, ठीक है, वहां से याद करो कि परिमेय संख्या पढ़ी थी लास्ट में, और उसके बाद हमने पढ़ी थी अपरिमेय संख्या। इन दोनों का जो मिक्सचर, जो कलेक्शन होता है एक तरीके से, वो कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर का कलेक्शन कहलाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर रियल नंबर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है और थोड़ा सा और कह सकते हैं कि लेवल को थोड़ा सा और अप करेगा। बहुत इजी है। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से ये चैप्टर बहुत इजी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खासियत यह है कि आपको सबसे पहले मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, क्लास का जो शेड्यूल रहेगा और उसका जो लिंक रहेगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होगा। इसके साथ ही डेली क्विज यहां पर होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी। देखो, वक्त कब निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। 10th से 11th में भी पहुंच जाएंगे, 11th से 12th में भी पहुंच जाएंगे, और होप सो 15 दिसंबर से पहले हम लोग ये एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खत्म करना है, ऐसा है कि जितना नॉलेज इसके अंदर दे रखा है उतना तो हम लोग बाहर निकाल के फिर इसको खत्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो क्वेश्चंस करना, वो क्वेश्चन मत भूलना। तो आरडी शर्मा क्लास 9th की पूरी आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि आरडी शर्मा क्लास 9th का पूरा हमने कर दिया है, ठीक है। अब क्लास 10th की आरडी शर्मा की लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो आप वहां से कनेक्ट होकर आरडी शर्मा को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज है सारा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कि हमने लास्ट में वास्तविक संख्या ही पढ़ी है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर्स प्लस अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर। तो ये क्या कहलाती है? इन दोनों का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है वास्तविक संख्या। क्या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? आप बोलोगे यस। क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? आप बोलोगे यस। अगर ऐसा क्वेश्चन क्लास 9 में दे रखा था कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? आप बोलोगे नहीं। वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का कलेक्शन होता है, या तो वो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग दो थ्योरम को पढ़ेंगे। वो दोनों थ्योरम आपको आ गई, मतलब ये चैप्टर आपका क्लियर, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स हैं ऐसे जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, किसको एक्सप्लोर करेंगे? द रियल नंबर्स को, ठीक है। रियल नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ? बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी क्लास 9th में, और एक नाम यहां पर आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या चीज है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम।
यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का साफ आएगा, वहां पर लिखा हुआ है, अपने सिलेबस में देखना आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, इसको यहां पर शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, इसको यहां पर शॉर्ट कर दिया। जब एनसीआर आप आरडी शर्मा सॉल्व करोगे तो उसमें डिटेल्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बहुत इजी वे में दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है, जो डिवाइडेशन आप करते हो, जो भाग आप देते हो किसी संख्या में से किसी का, तो वही चीज है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर ए को किसी दूसरे इंटीजर से, कौन सा इंटीजर है बी से, जब डिवाइड करते हैं, जो इसका शेषफल आता है आर, वो हमेशा बी से छोटा होता है। ये चीज हमने देखी थी चैप्टर नंबर 1 में ही देखी थी, जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ रहे थे। तो आर क्या होता है, इससे छोटा होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ए बटे बी, ए का बी में भाग दिया, तो मैं कहूंगा आर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो बी से छोटा होगा, इस बी से क्या होगा, छोटा होगा, इस बी से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। अगर एक्चुअल में हम लोग एक डिजिट्स लेते हैं कुछ 1/3, तो इसका जो शेषफल होगा मतलब कि आर, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 3 से छोटा होगा। मतलब जिसका भाग हम लोग दे रहे हैं उससे हमेशा शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये चीज हो गई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की। अब क्या चीजें हैं देखो, तो ये सारी चीजें कर दी। अब इसको बेसिकली हम लोग यूज कहां करते हैं, ये यूज कहां आता है, तो हम लोग मोस्टली इसको एचसीएफ और एलसीएम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स का अगर एचसीएफ और एलसीएम यूज करना है, निकालना है हमें, तो बड़े नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग यूज कर सकते हैं और इससे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, एक मिनट, जैसे हम लोग आगे चलते हैं, तो पहली चीज और है, देखो यहां पर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, देखो यूज इज मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। एचसीएफ काउंट करने के लिए यूक्लिड्स जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको यूज किया जाता है। एक दूसरी चीज है, वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, ऐसा कुछ है हिंदी में, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अब ये क्या है, तो इस चीज का, इस नाम का, ये जो थ्योरम है, इसका सिर्फ एक ही कहना है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 18 ले लिया, 18 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9 ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूं 18 को, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या है, उसको आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्या, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। क्या, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया, मैंने बोल दिया कि 18 लो, ये लो, आप ले लो 20 ले लो, ये 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या। तो इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड में निकालता हूं, क्या निकल के आते हैं, ये 10, फिर ये 2, 5, फिर 5 और 1, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। बस यही जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो कह रही है कि इसको मैं टुकड़ों में लिख सकता हूं, किसके टुकड़ों में, अभाज्य नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है उनकी टुकड़ों में लिख सकता हूं। जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में लिख सकता हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि संयुक्त संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। पर इसमें सिर्फ एक ही चीज अलग हो सकती है, क्या अलग से हो सकती है, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं
और इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखो हमेशा BC आएगा। कैसे? अगर मैं इसको लिख दिया 5 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 2, ये कैलकुलेट करो आप, ये हमेशा सेम ही आएगा। तो एक लाइन और ऐड करनी है कि हम लोग इन प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है, तो प्राइम नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तो लिखेंगे, लेकिन इनकी सीरीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कभी भी 5 को आगे ले सकते हैं, कभी भी पीछे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोस्टली चैप्टर 1 का पहला पेज हमने क्लियर कर लिया है। देखो अब यही कहना है, अब सिर्फ हमको देखना है कि इनका क्या कहना है, कोई लाइन हमसे छूट ना जाए। अब देखो इनका कहना है दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, अब ये कहां कहां काम में आता है? मेनली ये दो जगह पे काम आता है, दो एप्लीकेशंस को सॉल्व करने में काम आता है। कहां? पहला कौन सा? तो पहला मैं आपको बता दूं, अगर कोई नंबर आपको इनरेशनल प्रूव करना है, इनरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, तो आपको द फंडामेंटल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। हमने एक चीज पढ़ी थी, जब रेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे तो हमने इसकी एक चीज पढ़ी थी, वो चीज कुछ इस तरीके से थी कि अगर A/B मैंने लिखा है, रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर एक तो शांत हो सकता है, मतलब टर्मिनेटिंग हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? अशांत आवृत्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो ये दोनों हो सकता है। आपने बोलो चलो शांत है, वो बात समझ में आई, लेकिन अशांत आवृत्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो आपने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी किया था आपने। तो इसमें आपने लिखा था जब बी को, अगर बी का फैक्टराइजेशन मैं करूं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखूं, तो या अगर 2 की घात m आ जाए, 5 की घात n आ जाए, या फिर 2 की घात m और 5 की घात n दोनों आ जाए। ठीक है, सिर्फ या तो 2 की घात m की फॉर्म में होना चाहिए बी, या 5 की घात n की फॉर्म में होना चाहिए, या 2 की घात m इंटू 5 की घात n की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा कोई अभाज्य संख्या यहां पर आ जाता है, प्राइम नंबर यहां पर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है कि अगर दूसरा कुछ आ गया तो वो अशांत आवृत्ति नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर यही नंबर्स आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है? अशांत आवृत्ति। क्लियर? क्लियर? एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चलो एग्जांपल कर लेते हैं इसी बात पे। मैंने लिख दिया यहां पर 1/725, 1/725 मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे आप? अब मुझे बताओ कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, दशमलव प्रसार कौन सा है? तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, आप लिखोगे कि यहां पर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा एक बार, 2 बचे 4, 2 बचे 5, फिर 5 से जाएगा, आप बोलोगे 2 5 दूनी 10, 4 बचे 9 बार जाएगा, 9 10 11, अब डायरेक्ट 29 पर जाएगा। तो आपने लिखा 725 फिजिकल टू 5 इंटू 5 इंटू 29, यह आपने लिखा। लेकिन मेरा तो एक्चुअल में यही होना चाहिए कि या तो सिर्फ 5 वाले नंबर्स होने चाहिए, या तो सारे 2 वाले होने चाहिए, या 5 और 2 मिक्स हो तो चलेगा, लेकिन कोई और दूसरा प्राइम नंबर्स नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, नहीं होगा। ये कब होता? जब ये 29 यहां पर नहीं होता, तो ये ऐसा होता। तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में? थोड़ा सा डीप में बताया, चैप्टर नंबर 1 भी थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा आपका। चलिए, तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब फंडामेंटल थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे रखा है, देखो कैसे एक्सप्लेन किया है, चेक करो। चलिए, तो आपने देखा था कि यहां पर 2 लिखा है, उसको सिर्फ 2 लिख सकता हूं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। 253 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 11 इंटू 23 हो सकता है। वैसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1771 को मैं कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूं, इस नंबर को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूं, इस नंबर को कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूं अभाज्य नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के रूप में। इस नंबर को इस नंबर से, इस नंबर को इन नंबर से। अब लाइन क्या कहेगी देखना, जो हमने पढ़ी वही लाइन बोलेगी अभी। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, पहले एक बार वो लाइन पढ़ लेते हैं। वो लाइन एज इट इज अगर आपको पता चल गई तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में होगी वो लाइन, हाँ ये रही। एक बार इस थ्योरम को प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स 2 इंटू 2। 4 को क्या लिखूंगा, 2 की घात 2 लिखूंगा, ठीक है, मतलब पावर्स में लिख सकता हूं, बस ऐसा ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम 1.1। अब प्रॉपर तरीके से इसको देखना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम लोग लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अभाज्य संख्याएं जो है उनके गुणे में लिख सकते हैं, हाँ। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, जो ये चीज आपने लिखी, जैसे कि मैंने लिखा 15, तो 15 का होता है 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 जो है वो सिर्फ हमेशा हमेशा जहां पे भी देखो, चाहे वो जापान में देख लो, चाहे स्वर्ग में देख लो, पाताल में देख लो, ये हमेशा 15 ही मिलेगा। 3 इंटू 5 हमेशा 15 ही होगा। तो मतलब ये तो यूनिक हो गया। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये नंबर जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा 12 ही आएगा ना मेरे पास। ये कभी चेंज हो सकता है, आप बोलोगे चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि ये नंबर्स हमेशा इसको प्रेजेंट करेंगे। इसलिए यहां पर लिखा है कि फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, यूनिक, यूनिक है मतलब अद्वितीय है। आगे, अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब कि जो हमने अभी पिछले पढ़ा, थोड़ा सा पीछे आप रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने बोला था कि 2 इंटू 5 उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस यही चीज लिखिए कि ये यूनिक तो होता है हम, लेकिन उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बस यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब पिछले पेज पे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कहीं से निकल के आ जाए तो देख लेना, बाकी हालांकि आता नहीं है, बट फिर भी एक बार रीचेक कर लेना इसको। चलो, ऐसे क्वेश्चन जो भी रहते हैं ना, उसको हमेशा नीचे से सोल्व करना, नीचे से सोल्व करना। कैसे, देखो ये एक तरीके से अभाज्य गुणनखंड ही कर रखे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड ही कर रखे हैं। इसको अगर आप ऐसा कर दो, जैसे कि मैं बोलूं कि इसके बीच में ऐसी लाइन खींच दो, ठीक है, और ऐसे कर दो इसको, हाँ ऐसे, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब देखो ये मेरा नंबर है, इस नंबर में 2 का भाग दिया, 2 का भाग जा रहा है, ये आया, फिर 2 का भाग दिया, ये आया, फिर 2 का भाग दिया, ये आया, फिर यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दिया, ये आया, फिर 3 का भाग दिया, ये आया, फिर 5 का भाग दिया, ये आया, फिर 7 का भाग दिया, ये आया, फिर 13 का भाग दूंगा, कितना आएगा, यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा 1 का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी यहां से जैसे ये 2 लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता है, या फिर कहीं और जगह क्वेश्चन मार्क कर देगा। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, नीचे से गुणा करो, इसका इसके साथ गुणा करो, ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका इसके साथ गुणा करो, ये नंबर आना चाहिए, इसका इसके साथ गुणा करो, ये नंबर आना चाहिए, इसका इसके साथ गुणा करो, ये नंबर आना चाहिए। इसका किसके साथ गुणा करूंगा कि ये नंबर आ जाए, तो इन दोनों का भाग दे दो,
2 आ जाएगा इधर। इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। आगे चलते हैं। ये बाय चांस अगर आ जाए तो आपको मैंने बता दिया ताकि चीजें छूटे ना अपन से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने यूक्लिड्स एलिमेंट्स वगैरह और ये जो अरिथमेटिक चीजें हैं उनका उत्पादन किया था। अब क्या चीजें रह गई है, देखो क्या चीजें रह गई है। क्या यहां पर जैसे कि ये चीज लिखी है, ये चलो मैंने इसके फैक्टराइजेशन लिखे हैं, ठीक है, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया। जैसे यहाँ पे 3 को आगे ले लिया, यहाँ लिखा है 5 को इसके पीछे ले लिया, 7 को इसके आगे ले लिया, 2 को पीछे ले लिया, मतलब आगे पीछे लिखा है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर। इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आगे चलते हैं, आगे की लाइन हमें क्या कहती है, देखिए। अब बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं, इससे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर आपका 1 कह रहा है कि कंसीडर एक नंबर है 4 की घात n, जहां पर n की वैल्यू आपको दे रखी है नेचुरल नंबर। आपने बोला ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है जो 1 2 3 से शुरू होके अनंत तक चलती है। अब मुझे ये चेक करना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं कि कोई भी इसका आंसर आए वो उसका लास्ट डिजिट 0 आए। मतलब कि n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि जो आंसर आए उसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 आए। क्या हो सकता है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो 4 दे रखा है उसका फैक्टराइजेशन करो। तो 4 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 लिख रहे हो। 10 बनाने के लिए या फिर 0 लगाने के लिए हमेशा 5 का होना जरूरी है, 5 का होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 10 हो जाता, दोनों जगह 5 होते, 5 का होना तो कंपलसरी, दोनों जगह 5 होते तो कुछ और चीजें निकल के आ सकती थी, ठीक है, कुछ और चीजें निकल के आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे 5 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 4 की घात n को आप क्या लिखोगे, 2 की घात 2n। अब n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कभी यहाँ पर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा जिस नंबर के पीछे 0 आए, कोई आंसर ऐसा नहीं आएगा। 5 का होना इसके अंदर बहुत जरूरी है, तभी आ सकता है बात समझ में। तो यही चीज है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लाइन पढ़ के सुना देता हूं। इफ द नंबर 4 की घात n फॉर एनी n, मतलब नेचुरल नंबर, वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। मतलब कि ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मैंने 4 को लिखा 2 इंटू 2, ये क्या 5 से डिवाइजेबल है? इसका 5 से गुणा कर सकता हूं, आप बोलोगे नहीं कर सकते। 5 से भाग कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते। ये तो सर 4/5 आ गया। मतलब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि यहां पर 5 होना जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना जरूरी है। अगर ये 5 से डिवाइड होता है तब जाके ही हमको पता चलेगा कि 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर होगा तब जाके तो 5 से डिवाइड करेगा। इसलिए तो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि 5 इसके अंदर होना चाहिए, जो नंबर दे रखा है उसके अंदर उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर 5 से डिवाइड है या नहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। मतलब कि 4n को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो वहां पर उसके बीच में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 4 की घात n को 2 इंटू 2 की घात n लिख सकता हूं, या फिर 2 का स्क्वायर की घात n लिख सकता हूं, या फिर 2 की घात 2n लिख सकता हूं, ठीक है। तो द ओनली प्राइम इन द
factorization of 4n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n. So there is no natural number n for which 4n end with the digit 0. कभी 0 नहीं आएगा अगर 5 नहीं है. बस इन शॉर्ट इतना याद रखो. क्या आपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ सर पिछली क्लास में, या फिर कह सकते हैं कि बहुत हम छोटे थे तब पढ़ा था, मतलब 10th में आके ही पढ़ा. अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं. एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन निकलता ही निकलता है. ठीक है, तो चलो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है आपका. फिर ये चैप्टर खत्म है. देखो, एक होता है एचसीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है एलसीएम जिसे हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. ये क्या है? हमने जब पढ़ा था सर तो एचसीएफ की वैल्यू हमेशा छोटी आती थी, तो ये हाईएस्ट क्यों हो गया? और एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम तो बड़ा आता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे यहां पर एलसीएम निकालना है 5 और 75 का. ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है. तो कैसे निकालूंगा? कुछ मत करो, इजी करो. इजी कैसे? या तो देखो, यहाँ पे 5 लिखो और 75 का दोनों का अलग से गुणनखंड करो, सॉरी गुणनखंड निकालो. इसके 5 बार जाएगा 1. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हटा दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर 5 से जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 15 बार. फिर 5 से जाएगा, हाँ सर 3 बार. फिर 3 से जाएगा, हाँ. तो यहाँ पर 5 को मैं क्या लिखूंगा? आपने बोला 5 को तो सर आपने 5 ही लिखा है. 75 को आपने लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 3. ठीक है, एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूं आपको, एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूं. अब देखो, आपने बोला सर एचसीएफ निकालना है और एक क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है. तो एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालो. एक तो 5 यहाँ पे है सर, एक 5 यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है. इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, आपने लिख दिया 5. इसमें आगे कोई नंबर्स ही नहीं आ रहे हैं. हाँ ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए जितने भी अलग अलग टाइप के आपको क्या दिख रहे हैं? प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, अभेद्य संख्याएं दिख रही है, उसको यहां लिख दो. एक तो सर मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पर, एक तो 5 दिख रहा है. मैंने बोला ठीक है. तो 3 हाईएस्ट कितनी बार है? आपने बोला 3 तो हाईएस्ट है सर, इसमें तो 3 है ही नहीं, और यहाँ पर हाईएस्ट 3 एक ही बार आ रहा है, तो आपने 1 लिख दिया. 5 हाईएस्ट है कितनी बार है? इसमें तो 5 एक बार आ रहा है सर, और इसमें 5 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख दो. एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया. तो एचसीएफ तो क्या आ गया? 5 आ गया, और एलसीएम क्या निकल जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 बजे 25, 25 या 75, ये हो गया 75. ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया एलसीएम. लेकिन सर आपने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये तो 5 आ रहा, हाईएस्ट का तो हाईएस्ट तो ये आना चाहिए ना. ऐसा कुछ दिमाग में दौड़ रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन. जब क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चंस लिखे हुए आते हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रेन है, 3 ट्रेन है, वो एक जगह से निकलती है. ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, दूसरे ट्रेन की स्पीड इतनी है, तीसरे ट्रेन की स्पीड इतनी है, और ये तीनों जो ट्रेन है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब कि 300 किलोमीटर इनको जाना है. 300 किलोमीटर के बाद इनको क्या है, वापस उसी स्टॉप पे ही आएंगी. ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये वापस कब मिलेंगी? ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि अगर कोई सर्कल है, एक पार्क है, ठीक है, उसमें 3 लड़के हैं, 3 लड़के, एक की स्पीड इतनी दे रखी है, एक की स्पीड इतनी दे रखी है, एक की स्पीड इतनी दे रखी है.
तो ये तीनों एक साथ शुरू करते हैं। अब बताओ कि कौन से कितने चक्कर के बाद ये लोग मिलेंगे, ठीक है, या फिर कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वहां पे HCF और एलसीएम काम में आता है। आई बात समझ? तो एक बार चलते हैं पीछे। HCF और एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया, और निकालूंगा मैं और बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीजें क्या क्या लिखी है वो पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 20 का यहाँ पर HCF और एलसीएम निकाला है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे और करेंगे। इन लाइनों को समझो, ये लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों लाइनों को आपने समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां बोला है HCF का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब एक मान लो x नंबर है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। एक y कोई भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा हो रहा है। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो यहां पर इसने बोला है, ठीक है, इसने कैसे निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो इसमें जो कॉमन है वो नंबर्स लिख दो। आपने बोला 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 आ रहा है, मैंने लिख दिया। चलो सर ये तो लिख दिया। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया, जितने भी टाइप के आ रहे हैं, जितने भी टाइप के प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो सारे लिख दो। 2 भी आ रहा है सर, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ये सारे नंबर्स मैंने लिखे, ये कॉमन फैक्टर्स मैंने लिखे। अब जो 2 की सबसे छोटी घात कहां पर है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 1 1। अब इन दोनों में से 2 की घात सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। आपने बोल दिया सर ये लो। सबसे छोटी वाली पावर 5 की कौन सी है, एक ही है, दोनों में सेम ही है, कोई बात नहीं। 7 में सबसे छोटी कौन सी है, ये है। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर 2 की कौन सी है, 3 है, आपने बोल दिया 3। अब सर 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, ठीक है, 7 की सबसे बड़ी पावर 1। यहाँ पे आपका एलसीएम निकल गया, यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ा आपको, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ा। अब मेरी टेक्निक से निकालते हैं। ये जो आपकी एनसीईआरटी दे रखी है उसमें इस तरीके से निकाला गया। अब मैं कैसे निकालता हूं, देखो मैं अभी भी ऐसे ही निकालता हूं। मेरे को मुंह जुबान कुछ नहीं आता, मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। तो HCF कैसे निकालेंगे सर, जो भी है ना गोले बना के पैक कर दो। इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा, ठीक है। ये 5 और ये 5 में से एक 5 बाहर आएगा। आपने बोला ये 7 और ये 7, इसमें से एक 7 बाहर आएगा। सेम चीज आई होगी आपके पास, सेम चीज आ गई। इतना इजी है। जो कॉमन नहीं आ रहा उसको रहने दो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल के रहने दो, लिख दो यहाँ पर। अब मुझे बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए सेम प्रोसेस में आपको बोलूंगा, जितने भी तरीके के प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे लिख दो। आपने लिख दिया 2, एक 3 दिख रहा है सर, 5 भी दिख रहा है, एक 7 भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा 2 कितने हैं, किसमें है, आप बोलोगे एक्स में सबसे ज्यादा 2, कितने 2, 3 2 3, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 2 है। मुझे सबसे ज्यादा कितने ये कवर करना है। तो 3 सबसे ज्यादा सर, 3 तो इसमें आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो 1 लिख दो। 5 सर इन दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों में एक एक बार ही आ रहा है तो 1 बार हो गया। 7 दोनों में आ रहा है सर, लेकिन 7 तो एक एक बार ही आ रहा है तो 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे 7 2 बार होता तो मैं 2 लिखता। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ी पावर जो है वो एलसीएम में। आई बात समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन आगे करने वाले हम लोग, ठीक है।
अब एक चीज और है एलसीएम और एचसीएफ की, वो ये है कि अगर कोई भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर है, दो नंबर मान लो, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, अब इसका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालू तो इन नंबर्स और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जब एचसीएफ किसका एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ ऐसा पढ़ते हैं इसको, उसका गुणा करूं एलसीएम, किसके एलसीएम का, ए बी का एलसीएम लूंगा, तो ये बराबर होगा हमेशा जब ए को गुणा करूं बी के साथ। है ना नई चीज, है नई चीज, अलग ही चीज है। मतलब कि सर दो नंबर्स मुझे पता है, एचसीएफ मुझे दे रखा है, तो एलसीएम में निकाल सकता हूं। अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर भी निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूले में पुट करो ना, फॉर्मूले में पुट करो। तो यही चीज यहां पर दे रखी है कि HCF ऑफ ए बी एंड LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये लाइन एज इट इज रट लो, ये लाइन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है जहां तक मैंने देखा है, चाहे वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, बहुत सारी चीजें आती है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं एक, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी, और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF फाइंड आउट करना है 96 और 404 का, 96 और 404 का HCF फाइंड आउट करना है। मैंने लिख दिया 96 और 404 का क्या निकालना है मुझे, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो 96 को लिखो भैया, 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 24 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, आप बोलोगे 12 बार, फिर 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 3 बार, सॉरी 3 से जाएगा 1 बार। करेक्ट है ये, 3 3 6 12 12। एक बार वापिस, एक बार वापिस, एक बार वापिस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से, मे भी मिस्टेक मुझे लग रही है इसलिए। ठीक है, 2 से जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 2 से जाएगा, तो आपने बोला 4 बार गया, 2 चौके 8 और 1, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, आपने बोला ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 और 4, फिर 2 से जाएगा 12 12, फिर 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, ये चीज होगी, आपने बोला ठीक है सर। अब 404 की बात करते हैं, 404 की बात करते हैं। आपने बोला सर 2 से जाएगा, मैंने बोला ठीक है 2 से जाने दो, फिर 2 से जाएगा, आपने बोला 101, 101 प्राइम नंबर है तो 101 में ही जाएगा। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, अब क्या इसे लिख दूं मैं ऐसा, ये मैंने कर दिया। अब मैंने इसको लिख दिया कि सर 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर आ रहा है 3, आपने लिख दिया पीछे 3। ठीक है, 404 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना सर, HCF निकालना है। तो HCF के लिए अपना ब्रह्मास्त्र निकालो। कैसे निकालोगे भैया, ये और ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक बाहर निकाल दिया, आपने निकाल दिया, ये और ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया। अब बोलो 2 तो यहाँ पर अब कहीं पे भी नहीं है, तो इन सारे 2 को छोड़ो, 3 भी यहाँ पे कहीं नहीं, इनको छोड़ो, तो इसका HCF कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 4 इसका HCF आया। अगर इसका LCM निकालना होता, LCM निकालना होता तो आप क्या बोलते हैं, जितने भी टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख दो एक बार। एक तो 2 दिख रहा है मुझे सर, एक 3 दिख रहा है, एक 101 दिख रहा है, उसके अलावा और कोई अलग तरीके के नंबर्स मुझे दिख नहीं रहे। तो एक काम करो, सबसे ज्यादा 2 कितने आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं सर सबसे ज्यादा 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 2 है सर, तो 5 2 लिख दो। सबसे ज्यादा 3, 3 तो सिर्फ इसी में एक ही बार आ रहा है, तो 1, 101 से BC में एक बार आ रहा है तो 1।
ये आपका हो गया एलसीएम। जब इसको कैलकुलेट करोगे आपको एलसीएम मिलेगा। और जब जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना उसकी बात करते हैं। और जब ऐसा हो जाए और जब मैं इसका जो एचसीएफ कितना है 4 इंटू एलसीएम कितना है ये वाला, तो इसको लिख रहा हूं, ये लिख दिया। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा 96 इंटू 404 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। यही फॉर्मूला था आपका, ठीक है, यही फॉर्मूला था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है देखो, यही चीज है, यही चीजें दे रखी है। अब इसने इजी वे में सॉल्व कर दिया फॉर्मूले से। एचसीएफ मिल गया, एलसीएम निकालने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 एचसीएफ निकालना है 6, 72 और 120 का। एक तो निकालना है भैया 6 का, एक निकलना है 72 का, एक निकलना है 120 का। क्या निकालना है हमको, एचसीएफ भी फाउंड करना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था मुझे अभी कि कोई भी संख्या है उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दो तो वो दोनों संख्या के गुणे के बराबर होता है। मैंने बोला हाँ बेटा ऐसा होता है। तो क्या सर इसमें ऐसा होगा, इसमें तो 3 नंबर्स दे रखे, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो क्या इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो ए इंटू बी इंटू सी होगा? क्या ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? अगर 3 नंबर्स 2 नंबर्स दे रखे हो तो चलो ठीक है ये करेक्ट है, बुक में दे रखा है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो ये मैं बोलूंगा कि ये इसके बराबर नहीं है। इस चीज का ध्यान में रखना, ये इसके बराबर नहीं है। मैं माइक चेक कर लेता हूं, विजिबिलिटी चेक कर लेता हूं आपकी। ओके, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है सर। अब कभी भी 3 नंबर्स आ जाएंगे तो कभी भी इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो निकाल देते हैं ना, जो हमारी पुरानी विधियां हैं उससे ही निकालेंगे, और किससे निकालेंगे। तो सबसे पहले भी ये लो 6 लिखा, ये 72 लिखा, ये 120 लिखा। टाइम फैक्टराइजेशन करो सबके सबके कर लो। आपने बोला सर 2 से जाएगा, मैंने बोला हाँ। सर 3 से जाएगा, मैंने बोला हाँ ठीक है। ये 2, ये कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 छगे 12, ठीक है। अच्छा हाँ, उसमें 16 आ रहा था ना, 8 आए, हाँ बराबर किया है वो भी, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, वेट 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 वेट, हाँ हाँ सही है सही है सही है। 2 का पहाड़ा जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है। जब मैं पहली बार क्लास में पढ़ा रहा था, सुनना कहानी बताता हूँ। मैं गया था एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, तो 9-10 से शुरू किया था। तो वहां पे एक क्लास में करीबन 40-50 बच्चे होंगे, 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में। तो यही चैप्टर चल रहा था और वही नंबर था। कौन सा नंबर, ये वाला, यही नंबर था, ये 96 वाला। और पहली मेरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम था, मतलब कि क्लासरूम में मैंने पहली बार पढ़ाया था। जब पहली बार पढ़ा था ना, मैं 2 का पहाड़ा भी वहां पे भूल गया। होता है ऐसा, आता जरूर है, बट वो क्या है, कॉन्फिडेंस की बात होती है। फिर धीरे धीरे, अब यहाँ पर मुझे क्यों कंफ्यूजन हुआ पता है, क्योंकि मैंने वहां पे क्या कर दिया था कि 96 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 4 बार गया 8 और फिर 6 कर दिया था। फिर सारा क्वेश्चन मिला ही नहीं, क्वेश्चन मिला ही नहीं। और बच्चे भी ऐसे जो बता ही नहीं रहे, तो बोले सर आप देखो, और फिर बोलते सर को 2 का पहाड़ा नहीं आता। होता है, होती है, गलतियां होती है। इसका मतलब तो ये नहीं निकलता ना कि 2 का पढ़ा नहीं था, वो एक ह्यूमन नेचर में होता है, गलतियां होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाना थोड़ा सा टफ होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाना टफ होता है, मैंने ये रियलाइज किया है। चलिए, तो ये कर दिया हमने,
आपने बोला ठीक है, ये कर दिया। अब 2 से जाएगा, ठीक है, 1 8 16, 8 2 नहीं 16, हाँ सही है। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये 3 3 3 1, ये वापस 2 बार जाएगा, आपने बोला हाँ 60 हो गया। ये 2 बार जाएगा 30 हो गया। ये 2 बार जाएगा 15 हो गया। ये 3 बार जाएगा 5 हो गया। ये 5 बार जाएगा 1। अब मुझे यहां पर 6 को मैंने कैसे लिखा, तो आपने लिखा 2 इंटू 3, मैंने बोला 2 इंटू 3 लिख दिया। 72 को कैसे लिखा, तो आपने बोला 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 3, 2 बार 2 है, सॉरी 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, आपने बोल दिया ये लो सर लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा 120, ठीक है, 120 तो 2 2 2, 3 बार तो 2 आ रहा है, मैंने बोला ठीक है, और 3 और 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 और 5। अब इसका HCF कैसे निकलेगा, इसका HCF कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा आप बताओ। कुछ नहीं, 2 में कॉमन लेते थे, अब तीनों में कॉमन लेंगे। क्या कर सकते हैं, तीनों में कॉमन लेंगे। तो आप बोलो चल रही 2 सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये सब मिला के एक कॉमन मैंने ले लिया 2। आपने बोला ठीक है सर, यहाँ पर 3 है, ये 3 इसमें भी आ रहा है, एक 3 इसमें भी आ रहा है, आपने बोला एक कॉमन यहां से निकल गया, HCF कितना गया 6। बाकी कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 में कॉमन नहीं देखना है, तीनों में कॉमन देखना है, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM की बात करने के लिए जितने भी टाइप के नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो लिखो पहले। तो सर मुझे एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल दूंगा 2 की घात 3 और 3 की घात 2, इसको बोल दूंगा 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की, ये है या फिर ये है। आप बोलोगे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, बड़ी तो 3 ही है ना, तो ठीक है 2 की घात 3 लिख दिया। अब सर 3 की बात करते हैं, 3 की घात 1 इसमें आ रहा है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, बड़ी किसमें। अब बोला सर ये रही, कहा चलो ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है 2 है, तो 2 लिख दिया। अब 5 की बात करते हैं, 5 किसमें आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, 5 इसमें, एक ही बड़ी है सर, सबसे बड़ी तो एक ही दे रखी है, चलो ठीक है। ये निकल गया, आज का क्या निकल गया, LCM निकल गया। इसको कैलकुलेट करो, 2 की घात 3 कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5, ठीक है। 45 इंटू 8 कर दो, 45 इंटू 8 कर दो, 8 पंचे 40, 4 32 36, ठीक है। ये आ गया आपका LCM, ये आ गया आपका LCM, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये LCM आ गया, ये HCF आ गया। अब एक्सरसाइज 1.1, अब देखो सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है आपको। देखो घर देने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब देखो, अब गुणनखंड, RPSC सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा हूं, अब ये गुणनखंड भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। 140 के गुणनखंड करने हैं, इसके भी करने हैं, इसके भी करने हैं, इसके भी करने हैं, इसके भी करने हैं। इससे आपको ये नॉलेज होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से नहीं है। आपको 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तब जाके आप ये अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि ये दोनों तो आप कर लोगे, ये भी ऑलमोस्ट कर लोगे, लेकिन यहां तक आओगे ना तो आपको प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको हो जाएगा। अब देखो LCM और HCF निकालना है, इसका LCM HCF, इसका भी LCM HCF, 2 नंबर्स दे रखे हैं, निकल सकते हैं आराम से। आप बोलोगे यहां से निकल जाएंगे, ये 3-3 नंबर्स के दे रखे हैं, 3-3 नंबर्स जो अभी हमने निकाले वही नंबर है, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। कोई भी कठिनाई आपको यहाँ पर नहीं होगी, कोई भी कठिनाई आपको यहाँ पर नहीं होगी। हम लोग सीधी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की, 6 की और 7 की। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, ठीक है। वो बहुत इजी थे, वो हमने अभी वही करा है। अब मुझे यहां पर बोला है कि गिवन डेट क्या दे रखा है मुझे, HCF ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर है उसका HCF दे रखा है 9, और इसका LCM मुझे फाइंड आउट करना है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सर मुझे HCF दे रखा है कितना, HCF दे रखा है 9, LCM मुझे निकालना है। कौन से 2 नंबर्स है, तो ये लो सर 306 और एक 306 और एक 657, इसका गुणा करो और इसका भाग दो। कैसे,
LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 3 से काटो, चलो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से काटो, ये यहां से कटेगा, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। एलसीएम इसका क्या गया, 34 इंटू 657, 657। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम, निकल गया। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना, सेम क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 1 वाला था उसकी बात करते हैं। सेम क्वेश्चन, 6 की घात n, क्या 6 की घात n कभी भी कोई ऐसा नंबर n की वैल्यू में ऐसी कहीं पुट कर सकता हूं जहां पर लास्ट जो नंबर आए वो 0 आए? 6 की घात n, 6 की घात n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप बोलोगे 2 इंटू 3। क्या ये 5 से डिविजिबल है, मतलब इसका 5 से भाग जा सकता है? आप बोलोगे इसके अंदर 5 आना चाहिए 3 की जगह, या 2 की जगह 5 आना चाहिए, तब जाके ये डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये 5 नहीं आ रहा है इसके अंदर तो किसी भी कंडीशन में हम लोग यहां पर नहीं ला सकते, हम यहां पर 0 नहीं ला सकते। ठीक है, तो नहीं आएगा भैया यहां पर 0। ठीक है, क्योंकि यहां 5 होना चाहिए बीच में, वरना 0 नहीं आएगा। एक्सप्लेन करो कि क्यों ये नंबर और ये नंबर एक कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 13, देखो मैंने बोला 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर दे रखा है प्लस 13। मुझे ये प्रूव करके बताओ कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, मतलब संयुक्त संख्या है। कैसे प्रूव करूंगा मैं इसको? कर सकते हैं प्रूव? कैसे प्रूव करें? इसका गुणा करो, इसको जोड़ो, कंपोजिट नंबर तो आएगा ही। लेकिन और इजी वे में कुछ कर सकते हैं? मैं बोला हाँ, एक काम करो, जब भी ऐसे नंबर्स दे रखे हो आपको, आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो इसको ऐसा लिखो और 13 को अलग लिखो। तो मैंने बोला सर 13 भी यहाँ कॉमन आ रहा है, 13 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन ले लो। मैंने बोला ठीक है, 7 इंटू 11 प्लस 1 आ गया, ये तो 13 बाहर निकल जाएगा, 1 आ गया। मैं बोला ठीक है, अब 13 इंटू 77 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ गया, 13 इंटू 78। इसका गुणा करोगे कंपोजिट नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ मिल जाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब इसको प्राइम नंबर्स में हम लोग बदल सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या जिनके एक और खुद जो 2 नंबर्स हैं उनके अलावा और कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 78 के फैक्टर्स निकालो, बहुत सारे मिलेंगे आपको, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेंगे, 11 भी मिलेगा। ठीक है, 5 तो नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा और 11 मिलेगा और 7 मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स तो है इनफैक्ट। एक फैक्टर होता तो हम लोग कह सकते हैं को प्राइम नंबर है। संयुक्त संख्या मतलब एक से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, एक से ज्यादा, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। और इस नंबर को आप प्रूव करोगे, इसमें क्या कॉमन लोगे, जो प्लस में है 5 इसको कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाए। अब आया है क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमको हमारी ट्रिक यूज करनी है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है, आरडी शर्मा सोल्व करोगे, 25 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर देना, एक क्वेश्चन बैठ जाएगा, एक क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का क्या कहना है देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से जूम करेंगे और फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पॉट फील्ड, मतलब कि एक ग्राउंड मान लो, इसके चारों तरफ मॉर्निंग वॉक के लिए एक राउंड शेप में चलने के लिए चीज है, एक राउंड है। ठीक है, उसमें सोनिया जो है, एक सोनिया नाम की लड़की है, वो एक राउंड काटने में 18 मिनट लगाती है। मैं बोला ठीक है। उसके बाद रवि जो उसका दोस्त है, सोनिया का दोस्त रवि है, वो एक राउंड काटने में
12 मिनट लगाता है, मतलब ये तेज भाग रहा है। अब मुझे बताओ, इन्होंने बोला कि ये दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ नेक्स्ट पेज पे आता क्वेश्चन है कि मुझे ये बताना है कि वो दोनों स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, सेम जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सेम पॉइंट और सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, सेम टाइम पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। मैंने बोला सर सब कुछ सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पे। कब मिलेंगे, वापिस कब मिलेंगे, क्वेश्चन है ना तगड़ा। देखो भैया, सोनिया जो है वो एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट लेती है, और जो रवि है का दोस्त, वो एक राउंड लेने के लिए 12 मिनट लेता है। जब भी आंसर दिए गए नंबर से छोटा आए, जब भी आंसर ये जो क्वांटिटी दे रखी है उससे कम क्वांटिटी आए, तो हम लोग HCF निकालेंगे। और दिए गए क्वांटिटी से हमें लगता है कि जो आंसर इसका आना चाहिए वो इससे ज्यादा आना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए, तो हम लोग HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। लिख दो इस लाइन को एज इट इज लिख दो, बहुत काम की लाइन है। जब 2-4 क्वेश्चन करोगे बहुत काम आएगा, इस क्वेश्चन से मैं सारी चीज समझा दूंगा। तो यहां पर हैशटैग मार के लिखो, आप लिखो कि जब क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं उससे जो नंबर दे रखे हैं जो नंबर दे रखे हैं और एनालिसिस करने के बाद अगर जो आंसर इसका आना चाहिए, जो अगर आंसर दिए गए नंबर से छोटा आता है, क्या आता है, छोटा आता है, तो HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। और यही चीज जब क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं और एनालिसिस करने के बाद अगर आंसर, जो इसका आंसर है वो हमने एनालिसिस किया कि जो दिए गए नंबर है दिए गए नंबर से बड़ा आता है, बड़ा आता है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, ये लाइन लिख दो और दिमाग में छाप दो। अब हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। देखो एलसीएम एचसीएफ के पीछे मैंने बहुत टाइम निकाल दिया है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, मेक श्योर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं इसके पीछे,
क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सोनिया जो है वो कितना टाइम ले रही है एक राउंड करने के लिए? 18 मिनट ले रही है। और रवि जो है वो एक राउंड करने के लिए 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। एक राउंड करने के लिए 12 मिनट ले रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, चलिए। चलो ले लिया। अब चलो एक सर्कुलर पाथ में बना लेता हूं, ये लो। ये सर्कुलर पाथ बन गया। चलो ये पाथ है, ठीक है। तो अब आप ऐसा सोचो कि रवि और सोनिया यहां पर खड़े हैं, वो यहां से इस तरफ दोनों राउंड लेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो सोनिया जो है वो चलेगी 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 और 18 मिनट लेगी यहां पे पहुंचने में। उसके बाद जो रवि है वो चलेगा और 12 मिनट लेगा यहां पहुंचने में। मतलब रवि पहले पहुंच जाएगा, रवि पहले पहुंच जाएगा। मतलब सोनिया यहां से चल रही है, रवि धीरे धीरे इसके आगे चला जाएगा, सोनिया पीछे पीछे आ रही है, रवि धीरे धीरे आगे चला गया, सोनिया यहाँ तक पहुंची, फिर ये यहाँ आगे पहुंच गया, ठीक है। सोनिया फिर यहाँ तक पहुंची और ये 12 मिनट रवि के हो गए। अब सोनिया धीरे धीरे पहुंच रही है, रवि और आगे निकल गया, ठीक है। और यहाँ जाते जाते 18 मिनट हो गए। मतलब कुल मिला के ये कि 18 मिनट तक तो ये मिलेंगे नहीं, 18 मिनट तक तो नहीं मिलेंगे। मतलब इनको मिलने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इनको मिलने में ज्यादा टाइम लगेगा, 18 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा। जब रवि यहां चल रहा है, ठीक है, सोनिया धीरे चल रही है, रवि जितना स्पीड दौड़ रहा है वो थोड़ा जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज फाइनल हो गई कि जो मेरा आंसर आएगा वो इन दोनों से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, इन दोनों क्वांटिटी से ज्यादा आंसर आएगा, ठीक है। अगर ज्यादा आएगा तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता है? आप बोलोगे हाँ सर अभी तो सिखाया आपने। और किसका एलसीएम निकालना है? आपको 18 और 12 का निकालना है। ये लो 18, ये लो 12, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 का करो 9 बार, 3 का करो 3, 3 और 1, 12 करो 2, 6, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और 1। तो आपने बोला 18 को सर मैं 2 × 3 की घात 2 लिख सकता हूं और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए जितने भी टाइप के प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे मैं यहाँ लगा दूं। मुझे एक तो 2 दिख रहा है सर, एक 3 दिख रहा है। मैंने बोला हाँ मुझे भी यही दिख रहा है। अब 2 में सबसे बड़ी घात किसकी है? आप बोलोगे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है। मैंने बोला ठीक है। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी इसमें से? आप बोलोगे 2 है। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल गया। ये हो गया 4, ये हो गया 9, 9 चुके 36। तो 36 मिनट के बाद ये लोग वापिस सेम पॉइंट पे मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को थोड़ा सा समझना, और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आगे दे रखा है वो बस यही दे रखा है कि इनरेशनलिटी प्रूव करनी है, जो हमें नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, ये सारा हमारे काम का नहीं है। बस इनरेशनल किसे कहते हैं ये हमें आना चाहिए। जैसे कि √2, जिसका भी स्क्वायर हम लोग, जिसका भी स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, वो नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स क्या होते हैं? इनरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे √3 भी इनरेशनल है, प्रूव करो। प्रूव करने की हमें कहीं जरूरत नहीं आएगी आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास 9 में हमने ये चीज पढ़ी थी, क्लास 9 में ये चीज पढ़ी है कि सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस की बात करूं मैं, सम और डिफरेंस की बात करते हैं। सम और डिफरेंस एक रेशनल नंबर और एक इनरेशनल नंबर का हो तो हमेशा इनरेशनल नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट और भाग करो, गुणा और भाग करो, एक रेशनल नंबर का एक इनरेशनल नंबर का, तो हमेशा इनरेशनल नंबर ही मिलेगा।
ये चीज आपको पता है, बस यही चीज है, उससे हम लोग इनरेशनलिटी यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। ये बताओ कि ये इनरेशनल है, इनरेशनल ही होगा, √3 इनरेशनल है हमारे लिए, तो इनरेशनल डायरेक्ट होगा, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया 1.2। 1.2 में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया √5 को 3 + 2 √5 और इन सबको इनरेशनल प्रूव करो, बस यही चीजें दे रखी। ये सारे इनरेशनल होते हैं, ठीक है, सारे इनरेशनल होते हैं। अब समरी में क्या दे रखा है देख लो समरी देख लो, आपका काम हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम अपन ने पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम आपने पढ़ी, आपने बोला सर हाँ पढ़ी। कोई भी संयुक्त संख्या है उसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ प्राइम नंबर्स में, मैंने बोला ठीक है। और फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन को आगे पीछे कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। 2 × 5 = 10 होता है, और 5 × 2 भी करोगे तो 10 ही आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर p एक प्राइम नंबर है, वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अरे भैया ये देखो, अगर प्राइम नंबर 2 मान लो, ये जो है वो 36 को डिवाइड करता है, ये 36 को डिवाइड करता है। मैंने बोला ठीक है, ये 18 बार डिवाइड कर देगा, तो ये 6 को भी तो डिवाइड करेगा, तो 6 को भी डिवाइड करेगा। मैं बोला हाँ करेगा, कोई नंबर कुछ नहीं है, ये इनरेशनलिटी प्रूव करने के लिए आता है। लेकिन फिर भी इस लाइन को आप रट लो, रट लो, छोड़ो मत। कोई भी ऐसी चीज हो जहां पर डाउट लगता है उस चीज को छोड़ो मत, ये चीज याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलो ये इनरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, बस यही है कि जो भी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसके स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर्स होते हैं, हमेशा इनरेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे इनरेशनल नंबर होते हैं, पाई भी इनरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और जिसकी दशमलव आवृत्ति क्या हो, क्या हो, अशांत अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे यही चीज नोट दे रखी है, क्या नोट दे रखी है, तो यही नोट दे रखी है। अगर 3 संख्या का HCF और LCM हो तो उसका गुणा PQR करने पे वो उसके बराबर नहीं होता, जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला है। HCF ऑफ PQ निकालना पड़ेगा, फिर QR निकालना पड़ेगा, PR निकालना पड़ेगा, फिर उसका LCM के साथ गुना करना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होगा, P × Q × R × HCF ऑफ PQR। बहुत लंबा, जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट ही निकालो, जरूरत ही नहीं है इसको हमारी, और हमको भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको भी अभी फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं, और जब जरूरत पड़ेगी ना तब देखेंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमने खत्म कर ली है, और LCM HCF को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। याद रखना कि LCM HCF का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो RD शर्मा को सॉल्व करना कोई मत भूलना, क्योंकि LCM HCF के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको RPSC सेकंड ग्रेड वाले मिल ही जाएंगे, ठीक है। वहां से नहीं मिलेंगे तो रीट वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो वहां से आए हुए हैं। और क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और यही क्वेश्चंस निकल के आ जाए। भगवान तो यहां पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता पेपर कैसा आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि किस्मत अच्छी हुई, यही जो क्वेश्चन निकल गया 9th-10th का HCF और LCM, बताओ क्या होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे देगा फॉर्मूला, HCF × LCM क्या होता है, A × B, दो जो नंबर्स है उनका गुणा, या फिर गुणा करके डायरेक्ट दे देगा, कुछ भी दे सकता है। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम हमने करी थी वो सोनिया और रवि वाली, वो चीजें भी आ सकती हैं, तो चीजों को ध्यान में रखो। तो मेहनत करो जोरों और शोरों के साथ। रीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए रीट की क्लासेस तो लग रही हैं लाइव, ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। अभी तक आपने TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, और YouTube चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके यहां से जाइए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
तो इसके साथ द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।